नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने माइग्रेन के ऊपर जनरल बातें की थी। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने उसमें ट्रीटमेंट पर उतनी डिटेल में बात नहीं की थी जितनी मैं करना चाहता था। तो ये वाला वीडियो मैं इस पर संक्षेप में इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करना चाहूँगा। इस वीडियो में हमने बात की थी कि माइग्रेन जो है ये 4 भागों में इसका हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स को एक प्रोड्रोमल फेज में, ऑरा को, दर्द के फेज को, और उसके बाद पोस्ट माइग्रेन हैंगओवर को। तो इससे बचने के लिए भी हमारे पास 2 तरीके होते हैं जो हम 2 तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कि हम पेन को होने ही ना दें, जिसको प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें इससे बचने के लिए जो तरीके मैंने बताए थे उनको हमें फॉलो करना चाहिए। हर इंडिविजुअल जानता है कि उसको ये पेन कैसे प्रेसिपिटेट होगा। कई लोगों को तेज स्मेल से ये प्रेसिपिटेट होता है। वो सो कॉल्ड परफ्यूम जो कई लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और वही परफ्यूम अगर वो सूंघते हैं बाद में तो उससे उनको हेडेक हो जाता है और माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाता है। कई ऐसे मैं कपल्स को जानता हूँ जहाँ हस्बैंड परफ्यूम लगाता था, शादी हुई है तो वाइफ को वो परफ्यूम अच्छा नहीं लगता, तो हस्बैंड को लाइफ लॉन्ग परफ्यूम से दूर रहना पड़ता है क्योंकि वाइफ को उससे माइग्रेन हो जाता है। तो एक तो तरीका ये हुआ कि ऐसे परफ्यूम जो हेडेक करते हैं उनसे दूर रहे। फिर जैम सेशंस में, तेज़ लाइट्स में, फ्लिकरिंग लाइट्स को अवॉइड करें। और कई लोगों को स्पेशल टाइप के टच सेंसेशन से होता है, कई लोगों को धूप में जाने से होता है, कई लोगों को खाने से कई एलर्जी होती है, जैसे मैंने बताया था मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो या नाइट्राइट्स हों जो एज प्रिजर्वेटिव मीट में डले हुए हों। कई लोगों को केला खाने से होती है, पनीर खाने से होती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। एक तो हो गया अवॉइडिंग द थिंग्स विच कैन प्रेसिपिटेट माइग्रेन। फिर कई दवाइयाँ आती हैं जो लेने से इन पेन में रिलीफ रहता है। जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि सेरोटोनिन हार्मोन का इसमें बहुत रोल होता है, और सेरोटोनिन सिलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर अगर हम देते हैं पेशेंट्स को तो कई पेशेंट्स को ये हेडेक होना रुक जाता है। तो इनको एंटी डिप्रेसेंट भी कहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि माइग्रेन वाले पेशेंट्स को डिप्रेशन है, लेकिन ये बात भी सच है कि एंटी डिप्रेसेंट देने से पेन होना, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इसमें हेल्प करती हैं। ब्लड प्रेशर की 2 दवाइयाँ इसमें खास हेल्प करती हैं, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और एक बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के बारे में एक बड़ी खास है कि बीटा ब्लॉकर जो होते हैं पूरे रेंज में आते हैं। कुछ होते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और कुछ होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एटेनोल वगैरह, उनका रोल माइग्रेन की प्रिवेंशन में बिल्कुल नहीं है। जो फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जो हमारे ब्रेन में चले जाते हैं, वहाँ से वो माइग्रेन को प्रिवेंट करते हैं। उसमें प्रोपेनोल का बहुत रोल है। तो लो डोज ऑफ प्रोपेनोल 20 से 40 मिलीग्राम पर डे देने से पेशेंट्स को हेडेक में रिलीफ मिलता है। कई लोगों को फ्लूसिनेराजीन देने से रिलीफ मिलता है। तो ये वो दवाइयाँ हैं जो देने से हेडेक होता ही नहीं है। तो अभी तक हमने 2 बातें डिस्कस कर ली। एक तो ये ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो पेन को प्रेसिपिटेट करते हैं। दूसरी ऐसी दवाएं लें जो पेन होने को रोकते हैं। इनमें एक बात और है, जो ये एंटी कन्वल्सेंट्स होते हैं उनसे भी कई पेशेंट्स में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसमें एक थ्योरी ये भी आई थी कि माइग्रेन एक किस्म का कन्वल्सिव डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें कई पेशेंट्स बड़े स्पेसिफिकली बताते हैं कि मेरे को पेन यहाँ है, फिर 2 घंटे बाद मेरे पेन यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से निकल गया। और कई लोग सोचते हैं ये साइकोलॉजिकल है, बट ऐसा साइंटिफिक थ्योरी में आया है कि इस तरीके से होता है। ऐसे पेशेंट्स को कईयों को टच सेंसिटिविटी होती है, जहाँ पेन हो रहा होता है वहाँ वो टच करे तो उनको सेंसेशन आती है। तो ये साइकोलॉजिकल नहीं होते, ये इस बीमारी के खास लक्षण होते हैं। और इसके लिए हम एंटी डिप्रेशन के साथ एंटी कन्वल्सेंट दवाइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है जब पेन हो रहा हो उस समय क्या करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पेन हो रहा हो तो हाई डोज ऑफ पैरासीटामोल दी जाए या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दें। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में अगर आप लिटरेचर देखेंगे उसमें आइबुप्रोफेन का बहुत रोल दिया गया है, और इवन डिक्लोफेनाक सोडियम का रोल दिया गया है। जो दोनों दवाइयाँ मेरे पर्सनल तजर्बे से और ओपिनियन में थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये क्लियरली नोन है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में चाहे ये डिक्लोफेनाक हो चाहे आइबुप्रोफेन हो, ये हार्ट अटैक भी कर सकती हैं, और ये साथ में और जो ये है किडनी पे भी डैमेज कर सकती है। तो सेफेस्ट दवाई मेरे ख्याल से
नेप्रोक्सन है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ नेप्रोक्सन विद पैरासीटामोल ली जा सकती है। पेन ज़्यादा हो तो आप पेशेंट जो है, अगर वो यंगर एज ग्रुप के हैं, सो ट्रिप्टान ग्रुप ऑफ मेडिसिन लेते हैं, अर्गोटामिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन लेते हैं। ये वेज़ोकंस्ट्रिक्टर होती हैं। तो ये जब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो जो थ्रॉबिंग हेडेक है वो ठीक हो जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है तो मेरी उम्र के लोग जो 50 से ऊपर के हैं, अगर वो लेंगे और अगर वो प्रोन है हार्ट के, तो उनको हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसलिए सेफेस्ट है आप पैरासीटामोल नेप्रोक्सन के साथ ले लीजिए। रिलीफ नहीं आ रहा तो ट्रेमाडोल ले लीजिए, नहीं तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही, वो आपको आगे गाइड करेंगे। और इसके बाद आजकल जो लेटेस्ट थेरेपी आई है उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। कैल्सीटोनिन जीन रिसेप्टर पेप्टाइड, जिसका पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था। कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड जो होता है, इसकी एंजाइम के अगेंस्ट अगर हम एंटीबॉडी इंजेक्ट करें नेजल स्प्रे से या अदरवाइज, तो पेशेंट को सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलता है। तो ये वाली इम्यूनोथेरेपी है जो आजकल इस दवाइयों में एडवांसमेंट आई है। पिछली वीडियो में ये भी मैंने बात की थी कि सेरोटोनिन का लेवल जो है हमारे इंटेस्टाइन में बहुत हाई होता है, और ब्रेन में लेवल बढ़ाने के लिए अगर हम आयुर्वेदिक तरीके जैसे कि अपने पेट को ठीक रखें, अपने अन्न को ठीक रखें, अपने इंटेस्टाइनल लीक को अवॉइड करने की कोशिश करें, जब आप मेरी बाकी वीडियो में देख लेना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपने मेरे साथ इतनी देर मेरी बातें सुनी, अगर आपको कुछ सीखने को नया मिला हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक माइंडेड पेपर में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सबका हमेशा जुड़ने के लिए धन्यवाद।